हेलो बच्चों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान कक्षा 7वीं का तीसरा पाठ प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में कुछ प्राकृतिक संसाधनों को बताया गया। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, इसको हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, गैस, जो भी चीजें हैं ये हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं, इसलिए हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। पहला इसमें जो प्राकृतिक संसाधन दिया गया है, हवा। हवा एक प्राकृतिक संसाधन है। हवा हमारे चारों तरफ होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। हवा के बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। ऐसा आपको पता है कि हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हवा किस लिए हमें जरूरी है? हवा से हम सांस लेते हैं। हवा के बारे में भी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि हवा हमें आवश्यक है, बिना हवा के हम सांस नहीं ले सकते हैं। इसी हवा के बारे में हम इस पाठ में अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये एक तुला जैसा दिखाया गया है। ये हम खुद भी कर सकते हैं। झाड़ू का एक सीख लेकर के उसमें बीच में रस्सी बांध के लटका देंगे। जब वो बराबर हो जाएगा दोनों तरफ, तो एक में देखो गुब्बारा दोनों में बांधा गया है। एक में हवा भर के फुलाया गया है, दूसरा में खाली गुब्बारा लटकाया गया है। जो भरा हुआ गुब्बारा है यानी फुलाया गया है, उसमें क्या भरा गया है? हवा भरी गई है, इसलिए वो फूला हुआ है। दूसरा में हवा नहीं भरी गई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिसमें हवा भरी गई है वो नीचे की तरफ लटक रहा है। इसका कारण क्या है? तो इससे स्पष्ट होता है कि हवा का भी भार होता है। जिसमें गैस भरी गई, हवा भरी गई, वो नीचे की तरफ झुक रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि हवा का भी भार होता है। गैसों का मिश्रण होने के कारण अन्य पदार्थों की तरह हवा का भी भार और द्रव्यमान भी होता है। इसको हम और भी चीजों से अध्ययन कर सकते हैं हवा के बारे में, जैसे बगैर सुई का इंजेक्शन की एक सीरीज लेकर के उसका पिस्टन खींचो, यानी खींचे और फिर निरीक्षण करें। तो पिस्टन क्या होता है? सहजता से बाहर की ओर खींचा जा सकता है। बाहर खींचा हुआ पिस्टन हाथ छोड़ने पर भी वह अपनी जगह पर ही रहता है। पिस्टन को अंदर ढकेलो, जब सीरीज को सुई लगाने वाला छिद्र अंगूठे की सहायता से बंद कर देंगे और फिर बाहर की तरफ हम पिस्टन को खींचकर हाथ छोड़ देंगे, तब क्या होगा? पिस्टन वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा नहीं, पहले की अपेक्षा अब हमको अधिक बल, हवा आगे का जब हम उसका मुंह बंद कर देते हैं तो हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। हवा में स्थित गैसों के अणु निरंतर हलचल करते रहते हैं। ये अणु जब किसी वस्तु से टकराते हैं तब उस वस्तु पर वे दाब निर्माण करते हैं। हवा के इस दाब को ही हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सिरिंज का छिद्र बंद कर पिस्टन खींचने पर सिरिंज में स्थित हवा को अधिक अवकाश प्राप्त होता है और हवा विरल हो जाती है। इसी कारण सिरिंज में स्थित हवा का दाब कम हो जाता है। बाहरी हवा का दाब तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक होता है। इसी कारण बाहर की ओर खींचा हुआ पिस्टन हाथ छोड़ने पर तुरंत अंदर की ओर खींच जाता है। यही सिरिंज अलग अलग स्थितियों में रखकर तुम यही प्रयोग कर सकते हो। तो हम पिस्टन उतना ही अंदर धकेला हुआ दिखेगा। इससे स्पष्ट होता है कि वायुमंडलीय दाब भी सभी दिशाओं में समान होता है। हम किसी भी दिशा में ऐसा करेंगे हमें वैसा ही दाब दिखाई देगा। सामान्य रूप से समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग 1,01,400 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। वायु दाब मापी से यह नापा जा सकता है। समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। एक और प्रयोग द्वारा इसको देख सकते हैं। प्लास्टिक के एक कप में पानी लेकर उसमें एक स्ट्रा सीधा इस तरह से खड़ा करें
और दूसरे स्ट्रा का एक छोटा टुकड़ा पहले स्ट्रा के मुंह के पास समकोण बनाते हुए इस तरह से रखें और स्ट्रा के छोटे टुकड़े से जोर से फूंक मारे हवा से, तो हमें क्या दिखाई देगा, पानी में फव्वारा उठता हुआ दिखाई देगा इस तरह से। ऐसा क्यों हुआ, छोटे स्ट्रा से फूंक मारने पर उसके सामने की हवा दूर धकेली जाती है और इस कारण उस स्थान की हवा का दाब कम हो जाता है। कप में डूबे हुए स्ट्रा के मुंह के पास की हवा का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। इस कारण कप का पानी अधिक दाब से कम दाब की ओर अर्थात ऊपर की ओर दिशा में धकेला जाता है। यही पानी फव्वारे के रूप में बाहर आता है। इस तरह से आप फूंक मार करके देख सकते हैं, फव्वारा भी इसी तरह काम करता है। जब दो स्थानों की हवा के दाब में अंतर आता है तब हवा अधिक दाब वाले स्थान से कम दाब वाले स्थान की ओर प्रवाहित होती है। उस समय हम कहते हैं कि पवन बह रही है, ऐसा महसूस होता है। अतः दो स्थानों के वायु दाबों में होने वाले अंतर के परिणाम स्वरूप ही हवा बहती है। एक गिलास में पौन ऊंचाई तक बर्फ के टुकड़े लेकर के इसका भी निरीक्षण करें तो देखें क्या होता है। गिलास के बाहर हमें पानी की बूंदें दिखाई देंगी। ऐसा क्यों हुआ, गिलास में बर्फ के टुकड़े रखने पर गिलास के आसपास की हवा को ठंडक मिलती है। हवा में वाष्प के रूप में स्थित पानी को ठंडक प्राप्त होने पर विशिष्ट तापमान पर उसका संघनन होता है। इसी कारण वाष्प का रूपांतरण पानी में होता है। यही पानी गिलास के बाहर के पृष्ठभाग पर एकत्र हो जाता है। हवा में आर्द्रता का अनुपात भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। उसी प्रकार दिन भर की अवधि में भी हवा की आर्द्रता का अनुपात बदलता रहता है। हवा में आर्द्रता का अनुपात उसके वाष्प को संग्रहित करने की क्षमता के अनुसार होता है। रात में या भोर में जब हवा का तापमान कम होता है तब उसकी वाष्प को संग्रहित करने की क्षमता कम होती जाती है। उस समय हवा की अतिरिक्त वाष्प का पानी बूंदों में रूपांतरित हो जाता है और इसे ही हम ओस कहते हैं। सुबह सुबह अगर हम किसी चीज पे हाथ लगाते हैं तो भीगा भीगा दिखता है तो हम कहते हैं कि ओस पड़ी हुई है। दोपहर में ये ओस क्यों नहीं दिखाई देती है, थोड़ा धूप होता है तो वो सारी ओस गायब हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, दोपहर में तापमान बढ़ जाता है। दोपहर में हवा का तापमान बढ़ने पर हवा की वाष्प को संग्रहित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। हवा की वाष्प धारण करने की बढ़ी हुई क्षमता की अपेक्षा हवा में उपस्थित वाष्प का अनुपात कम होता है। उस समय हवा शुष्क महसूस होती है। वर्षा ऋतु में और समुद्र तट पर हवा में वाष्प की मात्रा अधिक होती है। ऐसे समय में हमें उमस महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं परंतु वर्षा ऋतु में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में हवा में वाष्प धारण करने की क्षमता अधिक होती है लेकिन वर्षा ऋतु में कम होती है। हवा में कुछ गैसों, धूल, धुएं और वाष्प के अति सूक्ष्म कणों का समांगी मिश्रण है। इस कारण वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश फैलता है। जब प्रकाश की किरणें अत्यंत सूक्ष्म कणों से गिरती हैं तब ये कण सभी दिशाओं में प्रकाश को फैलाते हैं। इस प्राकृतिक घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तापमान नियंत्रण, टेम्परेचर कंट्रोल। पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को पृथ्वी उष्मा के रूप में वापस उत्सर्जित करती है। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा की वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे घटक इस उष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर उसे हवा के अन्य घटकों को देते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का पृष्ठभाग गर्म रहता है और पृथ्वी के सजीव जगत के लिए अनुकूल होता है। पृथ्वी पर हवा नहीं होती तो
पृथ्वी के पृष्ठभाग का औसत तापमान बहुत कम हो जाता और सजीव नहीं रह पाते। ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण आसपास के परिसर में सुनाई देने वाली आवाज हम तक हवा द्वारा ही पहुंचती है। तापमान परिवर्तन के कारण हवा का घनत्व भी बदलता रहता है। ठंड में हवा का घनत्व बढ़ता है। शीत ऋतु में भोर के समय दूर से आती रेल की सीटी की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। इससे यह समझ में आता है कि ध्वनि के संचरण के लिए हवा का माध्यम के रूप में उपयोग होता है। अभी हम आगे देखेंगे पानी के गुणधर्म। पानी क्या है? पानी हम लोग रोज उपयोग करते हैं। पानी भी एक प्राकृतिक संसाधन है। तो सामान्य ताप पर पानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। पानी एक प्रवाहमान पदार्थ है। पानी का अपना आकार नहीं है, परंतु आयतन होता है। सूक्ष्म छिद्र से या अति सूक्ष्म दरार से भी यह रिश्ता है। तेल लगी हुई थाली में थोड़ा सा पानी डालने पर आप देखेंगे कि यह फैलता नहीं है, बल्कि उसकी छोटी छोटी गोलाकार बूंदें बन जाती हैं। पानी के गुणधर्म। पानी के गुणधर्म समझने के लिए हम क्या करेंगे? प्लास्टिक की एक बोतल में आधे से अधिक पानी लेकर के पानी के स्तर पर बोतल की सतह पर निशान बनाएं। यह बोतल बर्फ तैयार करने के लिए फ्रीजर में रख दें खड़ा करके। दूसरे दिन फ्रीजर को खोलकर देखें तो पानी बर्फ में बदला हुआ दिखाई देगा। बर्फ की सतह स्तर नोट कर लेंगे। यह पानी की सतह से बढ़ी हुई दिखाई देगी। पहले जितना पानी रखा था, अब बर्फ बनने पर उसकी सतह ऊपर चली गई है। तो पानी से बर्फ बनते समय वह जमता है, तब उसका प्रसरण होता है, फैलता है और उसका आयतन भी बढ़ता है। तो पानी के जमने पर उसके मूल आयतन में वृद्धि भी होती है। और दूसरा हम प्रयोग करेंगे, एक बाल्टी लेकर के उसमें पानी भरें और उसमें बहुत सारी विभिन्न वस्तुएं डालकर देखेंगे कि कौन सी वस्तु डूब जाती है और कौन सी तैरती है, जो और सबको लिख करके रखें। एक बर्तन लेकर उसमें थोड़ा और पानी डालें। अब बर्फ के कुछ टुकड़े डालें और फिर निरीक्षण करें बर्फ के टुकड़े पानी में तैर रहे हैं। ऐसा क्यों? बर्फ के टुकड़े पानी में तैरते हैं क्यों? बर्फ पानी से हल्का हो जाता है। जब पानी बर्फ बन जाता है तो इसका आयतन तो बढ़ता है, लेकिन इसका भार कम हो जाता है, द्रव्यमान कम हो जाता है। जब पानी जमकर बर्फ में बदलता है तब वह अपने मूल रूप की तुलना में हल्का होता है। पानी जमते समय अर्थात उसका ठोस अवस्था में रूपांतरण होते समय उसका आयतन बढ़ता है और बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। इसलिए बर्फ के टुकड़े पानी पर तैरते हैं। तो पानी का घनत्व ज्ञात करने के लिए इस संबंध में पदार्थ के आयतन तथा द्रव्यमान में संबंध क्या है देखेंगे। किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह को आयतन कहते हैं। किसी पदार्थ में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। तो घनत्व का सूत्र हो गया घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को ग्राम में और आयतन को घन सेंटीमीटर में नापते हैं, इसलिए घनत्व बराबर ग्राम बटे घन सेंटीमीटर। इसलिए घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अब हम देखेंगे पानी का असंगत व्यवहार। सामान्य रूप से पदार्थ का तापमान कम करने से उसका घनत्व बढ़ता है और आयतन कम होता है, परंतु पानी इसका अपवाद है। एक गिलास भर पानी 5 से 10 मिनट तक फ्रीजर में रख कर देखें। बाद में वह गिलास निकाल करके उसको सावधानी पूर्वक निरीक्षण करें। पानी के जमने की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका निरीक्षण करें। पानी के घनत्व की एक विशेषता है, सामान्य तापमान का पानी ठंडा होने पर उसका घनत्व सामान्य द्रवों की तरह बढ़ता है, परंतु पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर पानी का घनत्व कम होते जाता है, अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस 4 अंश सेल्सियस
तापमान पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है और 4 डिग्री सेल्सियस के पानी का तापमान कम करने पर उसका घनत्व कम होकर आयतन बढ़ता है। अतः 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान जाने पर पानी में प्रसरण होता है। इसे ही जल का असंगत व्यवहार कहते हैं। हम एक और प्रयोग देखेंगे। 2 बड़े गिलास लेकर के उसमें एक पानी डालेंगे। एक गिलास में की पानी में 4-5 चम्मच नमक डालेंगे और फिर दूसरे गिलास के पानी में एक आलू डालेंगे। आलू पानी में डूबेगा। आलू गिलास से बाहर निकाल लेंगे। अब नमक वाले पानी में डालेंगे। अब क्या होगा? क्या पहले की तरह आलू डूबा? नहीं, आलू तैरने लगा। ऐसा क्यों? पहले वाले पानी में नमक नहीं था, दूसरे में पानी था। इससे क्या हुआ? उसकी जैसे कुएं तालाब के पानी में तैरने की अपेक्षा समुद्र में तैरना अधिक आसान होता है। कारण क्या है कि घनत्व, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ जाता है, उसमें नमक की मात्रा होती है। तो नमक वाले पानी का घनत्व अधिक होने से वहां पे आलू तैरने लगा। तो पानी में नमक के कण घुलते समय फैलते हैं। धीरे धीरे वे कण अधिक छोटे होते होते अंत में दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब वे पूर्णतः पानी में मिश्रित हो जाते हैं। इसे ही घुलना कहते हैं। विलेय, जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहते हैं। नमक यहाँ पानी में घुल गया तो नमक विलेय है। इसी तरह शक्कर भी हो सकता है। विलायक, जिस पदार्थ में विलेय घुलता है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे पानी में पदार्थ घुला तो पानी विलायक हो गया। विलयन, जब विलेय और विलायक एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं तो इस मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो हम गुण धर्मों के आधार पर पानी का उपयोग कहाँ करते हैं? पानी की प्रवाहहीनता के कारण उसका उपयोग जल यातायात के लिए किया जाता है और ऊंचाई से नीचे गिरने वाले पानी का उपयोग हम करके जनित्र की सहायता से विद्युत का निर्माण करते हैं, जो बिजली हम उपयोग करते हैं। उत्तम शीतक होने के कारण गाड़ियों के रेडिएटर्स के इंजन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। पानी में अनेक प्रकार के पदार्थ घुलते हैं। पानी सार्वत्रिक विलायक है। विलायक के रूप में पानी का उपयोग कारखानों में, प्रयोगशालाओं में, भोज्य पदार्थों, शरीर में होने वाले पाचक क्रियाओं, उत्सर्जन आदि अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं में होता है। घर में आप देखते हैं नहाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना आदि काम के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। तो आज का हम ये पाठ तीसरा यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे का भाग मृदा है, उसे हम दूसरे दिन देखेंगे। धन्यवाद।